कैसे तैयारी की जाए सर प्री एग्जाम की? उत्तराखंड जीएस पे अच्छी कमांड रखिए। उसमें जैसे परीक्षा वाणी और जैसे राउत की किताब है, आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारा मटेरियल है। मैंने अधिकतर तैयारी उत्तराखंड जीएस के यूट्यूब से की है। प्री और मेंस साथ में लेकर चले, क्या दोनों एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग करनी चाहिए? तो आप जी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपने आप ही आपकी जीएस भी अच्छी हो जाती है और आपको पेपर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पढ़ने को जीएस में बहुत सारा सागर है जीएस, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे फिर भी कमी रहेगा। नोट्स किस तरीके से बनाएं? क्या प्री के लिए अलग नोट्स और मेंस के लिए अलग नोट होने चाहिए, या फिर दोनों के लिए कंबाइंड तरीके से हम जैसे नोट्स बना रहे हैं और उसी को मेन में भी इस्तेमाल करें और प्री में भी इस्तेमाल करें, इस तरीके से होना चाहिए? तो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं को तैयार करें। वो आपके जीएस में भी काम आ जाते हैं और निबंध में भी काम आ जाते हैं। तो जी। वो साथ में जब आप पढ़ते हैं तो फ्रेमिंग दिमाग में चलते रहनी चाहिए कि मैं इसको जब निबंध में आएगा तो मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ या कैसे यूज कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, जैसे आंसर लिखना हम कब से स्टार्ट करें और किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए? इतना सच बताऊंगा कि मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया अपने लाइफ में। मैं जैसा पढ़ा और जैसा मुझे समझ में आता है मैं एग्जाम में जाके वैसा लिखा है। पर जी। अगर जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो राजेश हैं, उनका सवाल है कि उनके पास नॉलेज बहुत है, वो पढ़ते भी हैं, जैसे टॉपर्स जो बातें वो बताते हैं वो फॉलो करते हैं। उन्होंने अभी तक की जो भी स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो की जाती हैं वो पढ़ी है, लेकिन फिर इसके पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए तैयारी करते समय। आप ये नहीं कि आप एक दिन में तो आपने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ दिया और एक हफ्ते तक कोई किताबें निकल रही है। दिन में 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आपका शेड्यूल है जरूर पढ़ें, हर दिन पढ़ें। और सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। सब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, हाल ही में लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी को लेकर कई छात्र लगातार हमसे डिमांड कर रहे थे कि किसी टॉपर को लाया जाए और उनसे उनके डाउट पूछे जाए। तो इसी आपकी जो डिमांड है इसे हमने फुलफिल किया है और आज हमारे साथ जुड़े हैं नायब तहसीलदार दीपक भंडारी सर। सर से हम जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो की। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका माई टॉक शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मेरा अ, जो गृह जनपद है वो पिथौरागढ़ है। जी। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र है एक मुंशियारी। वहीं पर मेरा गांव पड़ता है ढूनावानी। तो बेसिक एजुकेशन वहीं मुंशियारी से ही हुई है मेरी। सरस्वती सिद्धू शिशु मंदिर है वहाँ पे, वहीं पे मैंने प्राथमिक शिक्षा वहीं पे की है। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़ में मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई की है। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली में मैं 11th और 12th की पढ़ाई की है। फिर बीएससी वहीं पिथौरागढ़ में ही लक्ष्मण सिंह महाराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्यालय रहा है, अभी भी है। वहीं पे मैंने अपनी बीएससी वहीं से की है। एमएससी मेरा पन्नगर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत, जी। यहीं जी। से मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में। इसके बाद बीएड किया है। और फिर इसी दौरान मेरा यूसेट क्वालिफाई हो गया था, तो यूसेट के थ्रू ही मैंने फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में लगभग 4 साल तक पढ़ाया। जी। जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा था। जी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गैरसैंण में भी असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में 2 साल लगभग वहाँ पे पढ़ाया। जी। फिर जो पिछली बार वाला जो जस्ट लेक्चरर हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसमें फिजिक्स में मैं रैंक 1 वहाँ पे मेरी फिजिक्स में आई थी। तो लगभग 1.5 साल मैंने लेक्चरर के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज शरणार्थी मुंशियारी में पढ़ता है, वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। जी। जी। फिर उसके बाद ये लोअर पीसेस में सिलेक्शन हुआ, तो फिर तब से फिर इसी में है नायब तहसीलदार। जी। जी। फिर तो मैं सर आप। अभी जी। जी। नायब तहसीलदार श्रीनगर के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, श्रीनगर में गढ़वाल। तो सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है और इतनी आपने डिग्रियां ली हैं, तो क्या तैयारी आप स्टार्टिंग से ही कर रहे थे या फिर आपको बाद में लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, लोअर पीसीएस या पीसीएस की तरफ? तैयारी तो पहले से मेरा टीचिंग की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहा है पहले से। जैसा कि मैं लगभग 6 वर्षों से टीचिंग ही कर रहा था जी। जी। और टीचिंग में ही मेरा विशेष रुझान रहा है। पर जब तैयारी कर रहा था तो उसी दौरान लोअर पीसीएस के अपर पीसीएस के फॉर्म भी आए थे 2020-21 में। जी। जी। तो साथ साथ में ये भी तैयारी करता रहा, लेक्चर की तैयारी भी कर रहा था। फिर लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी भी की साथ में। तो ठीक रहा थोड़ा। लोअर पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, अपर पीसीएस में मेंस इंटरव्यू दिया पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर साथ साथ में ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए तैयारी की है, बस साथ में कर रहा था, कैसे भी हो गया। जी। जी। तो ये स्टार्टिंग मतलब आपने तभी से करी थी जब आप टीचिंग की के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि मैं इस यही करना है, बस ऐसा नहीं था। जॉब के जी। साथ ही जी। तैयारी की है, सब कुछ साथ ही में चलता रहा। सर, आपने तैयारी कैसे की थी? क्या आपने सेल्फ मोड से प्रिपरेशन की थी या फिर आपने कहीं कोचिंग ली थी? तैयारी तो मेरा सेल्फ मोड ही है। ऐसा अलग से कोई पर्टिकुलर कोचिंग तो नहीं ली है। सेल्फ मोड में ये है कि ज़रूर मैंने यूट्यूब से अलग अलग चैनल से पढ़ा है, या जैसा मैंने बताया खान सर के कुछ फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के।
जी। वहाँ से पढ़ लिया था। और बाकी यूट्यूब से ही, मेनली यूट्यूब या ऑनलाइन सोर्स आप ले सकते हैं, कोई भी जो आपको मिल पा रहा है यूट्यूब में, लेक्चर्स या दृष्टि आईएएस के काफ़ी करंट अफेयर्स के अच्छा उनका वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो डेली मैं उनको फॉलो करता था। जी। बाकी यूट्यूब है, मेनली यूट्यूब से मेनली वहीं से पढ़ा है जो कुछ भी। तो सर जैसे आपका मीडियम क्या रहा था, किस मीडियम में आपने आंसर राइटिंग की थी अपनी? मीडियम मेरा हिंदी रहा है, अच्छा। लोअर में भी अपर में भी, दोनों में हिंदी मीडियम। सर जैसे हम अभी एग्जाम की तरफ लौटेंगे, उससे पहले एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम को लेकर अक्सर लोगों में मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हालांकि जो अभी अपर पीसीएस का रिजल्ट आया उसने ये धारणाएं थोड़ा खत्म कर दी हैं कि नंबर कम मिलते हैं। हिंदी मीडियम के लिए डिसएडवांटेज तो है, ऐसा मेरा भी मानना रहा है। जैसा आप जी। सिलेक्शन में भी अगर रेशियो देखेंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जितने सिलेक्शन हैं उतने नहीं हैं। आप चाहे जी। लोअर में देखें या अपर में देखें, या मैं अपने बैच में भी देखता हूँ तो हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम है। अब शायद ये मार्किंग में दिक्कत है, या सिलेबस में दिक्कत है, या तैयारी में दिक्कत है, अब ये सोचने का विषय है। पर सिलेक्शन कम है, ये ज़रूर है। और मटेरियल की जहाँ तक बात है, मटेरियल तो उत्तराखंड का जो मटेरियल है वो हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ जी सर। और बाकी अदर मटेरियल्स जो हैं पढ़ने के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा। मैं साइंस, पूरा मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का रहा है, साइंस क्योंकि फील्ड में भी वही रहा है। जी। तो जी। वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल रहता है, और जीएस वाला जो उत्तराखंड का जीएस का पोर्शन है वो हिंदी में है। अब वो कहीं पर फ़ायदा भी पहुंचाता है, कहीं पर नुकसान भी होता है। जी। आपको हिंदी का जो पर्टिकुलर पेपर है उसमें फ़ायदा पहुंचता है उससे, आपकी अगर हिंदी स्ट्रांग है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग नहीं है तो आपको फिर जीएस में, जैसा उत्तराखंड जीएस में जिसकी इंग्लिश में मीडियम है, तो उसके लिए वहाँ पे नुकसान है। पर जी। दोनों जी। के वो अपना जो बैलेंस बना के जो चल सकता है तो उसके लिए बेटर है। तो सर अब हम जैसे हाँ अभी लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है हाल ही में, तो इसको लेकर कई हम्म। स्टूडेंट की क्वेरी है कि वो कैसे तैयारी करें। मतलब अब मई में ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम प्रस्तावित है, और अभी से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो हम उस पर बात करेंगे कि वो कैसे तैयारी करे और किस तरीके से वो तैयारी करे। तो स्टार्ट हम करते हैं सर प्री एग्जाम से। जैसा कि प्री एग्जाम है 150 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर की एप्टीट्यूड है, और जो 100 नंबर है उसमें उत्तराखंड जीएस और वो सब बाकी का पोर्शन है। तो कैसे तैयारी की जाए सर प्री एग्जाम की, थोड़ा बहुत स्टूडेंट को आप गाइड कीजिए। और देखिए, प्री तो ऐसा है, लगभग हर एग्जाम में उत्तराखंड का जो एग्जाम है लगभग वही पैटर्न है। आप उत्तराखंड जीएस पे अच्छी कमांड रखिए, उसके लिए जो उत्तराखंड जीएस के स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको तैयार कीजिए। और जी। उसमें जैसे परीक्षा वाणी अजय सिंह राउत की किताब है, आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारा मटेरियल है। मैंने अधिकतर तैयारी उत्तराखंड जीएस की यूट्यूब से ही की है। यूट्यूब जी। में बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पर बहुत अच्छा कंटेंट है। तो जी। उत्तराखंड का तो मुझे लगता है कि अगर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो अगर उत्तराखंड के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे अगर पढ़ें तो मुझे लगता है कि इनफ है। और बाकी जो एप्टीट्यूड है, मैथ एप्टीट्यूड जो सेक्शन आता है क्वांट का, उसमें भी मैंने तो यूट्यूब पे तैयारी की थी। कोई भी एक जी। चैनल जो आपको सूटेबल लगता है, जिसमें उस चैनल से आप जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम टाइम में जितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका क्वांट और मैथ्स अपने आप ही तैयार हो जाएगा। जी। तो जी। मेन प्रैक्टिस का है क्वांट और मैथ्स के लिए, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो अपने आप ही स्पीड बन जाती है और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जीएस का जो सेक्शन है, अब जीएस बहुत बड़ा सेक्शन है, उस प्री के लिहाज से काफ़ी कुछ कवर करने को होता है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एक आपकी किताब आती है, क्या किताब है मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के पीसीएस के पुराने क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं उसमें, साथ में जी। उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है। जी। उसमें आपके हिस्ट्री से सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप जैसे या अदर पब्लिकेशन के आपको जहाँ से भी मिले, प्रीवियस ईयर जी। जी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई कर सकें, चाहे उत्तराखंड के पीसीएस के हों या पीसीएस से मेरा मतलब है कि लोक सेवक से जो भी पेपर होते हैं उन सभी पेपर। जी। जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, पुराने से पुराने जितने पेपर हैं सारे पेपर को सॉल्व करें, तो उससे क्वेश्चन का आइडिया आ जाता है। और क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आइडिया आ जाता है। तो आप जी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अपने आप ही आपकी जीएस भी अच्छी हो जाती है, और आपको पेपर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पढ़ने को जीएस में बहुत सारा सागर है, जीएस तो आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे फिर भी कम ही रहेगा। जी सर। तो पेपर की अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है कि इस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। और लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने तो फिजिक्स ही पढ़ी है, ज़िंदगी भर फिजिक्स ही पढ़ाई है। जीएस में बहुत कम मटेरियल पढ़ा है, उसी में कोशिश की है कि उसी में से क्वेश्चन मेरा पूरा कवर हो जाए। तो इस जी। तरीके से ही पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, कम सोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करें। जी। तो सर ये तो जैसे आपने बताया प्री के लिए, तो एक स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि क्या वो प्री और मेंस साथ में लेकर चले, क्या इस
एग्जाम की तैयारी मतलब कंबाइंड तैयारी करें, प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करें, या मेंस को अलग टाइमिंग दें और प्री को लिए अलग जो है वो टाइमिंग का यूज करें? तो कैसे मतलब क्या दोनों एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए तैयारी? मुझे तो लगता है कि एक ही साथ करनी चाहिए। जैसे जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हो तो मेंस भी साथ में चल रहा होता है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो मटेरियल सोर्स है वो साथ ही में चल रहा है। तो जी अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा समय है, जो भी मतलब जिनके पास तैयारी के लिए काफ़ी समय है, जो भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, ये जो भी अपनी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, तो अगर उनके पास समय है तो वो प्री और मेंस को एक साथ लेके चल सकते हैं। वो अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यूपीएससी की, उन बुक को लें और जीएस वहीं से पढ़ना शुरू करें, मैथ्स भी बहुत बेसिक से अच्छे से पढ़ें। और जिनके पास अगर बहुत कम समय है, उनका अगर मेन टारगेट ये है कि पहले प्री हो जाए फिर मेंस देखा जाएगा। पहले जैसा कि जो जॉब में होते हैं या जिनके पास अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जिनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि चलो प्री करना है, पहले प्री देखा जाएगा फिर मेंस के बाद में देखा जाएगा। जी तो उनको फिर प्री में ही फोकस करना चाहिए कि प्री क्वालिफाई हो जाए। प्री के लिए बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री के लिए जैसे आप अगर परीक्षा वाणी और थोड़ी बहुत मैथ्स, अगर आप साइंस बैकग्राउंड पे है तो मैथ्स इतनी थोड़ी बहुत होती ही है आपकी जी ठीक जी। ठाक से। आप थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ्स भी आपकी बन जाती है। और जी बाकी जो नॉर्मल जीएस है वो आप अगर हम्म, ये लूसेंट की बुक से या कहीं से भी अगर जीएस भी थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हो तो प्री क्लियर करना ज़्यादा टफ नहीं है। जी फिर वो मेंस के लिए क्योंकि समय मिल जाता है आपको प्री क्वालिफाई होने के बाद, इतनी जल्दी उत्तराखंड में मेंस होते नहीं हैं। जी तो मेंस के लिए आपके पास समय मिल जाता है, उस दौरान आप मेंस की तैयारी फिर अलग से भी कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि प्री और मेंस की या तो साथ कर सकते हैं, अगर कोई अलग चलना चाह रहा है तो वो अलग भी कर सकता है। तो सर जैसे एक कंसर्न रहता है कि नोट्स किस तरीके से बनाएं, क्या प्री के लिए अलग नोट्स और मेंस के लिए अलग नोट होने चाहिए, या फिर दोनों के लिए कंबाइंड तरीके से हम जैसे नोट्स बना रहे हैं और उसी को मेन में भी इस्तेमाल करें और प्री में भी इस्तेमाल करें, इस तरीके से होने चाहिए? नोट्स तो मेंस के हिसाब से बनने चाहिए वैसे। अगर आप पढ़ रहे हैं, पर मैंने जैसा कहा कि वो तैयारी का तरीका अपना, कि जैसे कोई जिसका उद्देश्य का प्री ही क्वालिफाई करना है तो वो वन लाइनर्स ज़्यादा पढ़ें और उस तरीके से तैयार करें। अगर जी जिसके पास समय है वो कर सकता है, तो वो फिर पूरा अच्छे से दो पूरे मेंस के हिसाब से चले और उसके हिसाब से तैयारी करें। तो उस हिसाब से चलना है कि आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके पास समय है तो आप ज़्यादा से पढ़ें और उस हिसाब से अपने नोट्स तैयार करें। और आपके पास समय कम है, आप जॉब भी करते हैं साथ में तैयारी करते हैं, तो आप फ्री के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो आप कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ कवर करनी है, तो आप इतना समय नहीं कि आप हर चीज़ के बारे में लिख लिख के पूरे नोट्स तैयार कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। इतना समय नहीं होता है जॉब के साथ। आपको जी पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, कम समय में चीज़ों को कवर करना है। तो आप बहुत ज़्यादा इतने नोट्स में मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नोट्स तैयार करें फिर उनको रिवाइज करें, इतना समय नहीं होता है जॉब के साथ। जी तो जी। इतना नहीं कर पाता, पर यह है कि अपना वो हर किसी को अपने हिसाब से सोचना होगा आपने कि मेरे पास कितना समय है, इस समय में कितना सिलेबस कवर कर सकता हूँ और कितना पढ़ सकता हूँ। वो अपना अपना सभी का जैसे कंडीशन है उस हिसाब से देखो। तो सर आपने प्री का बताया और नोट्स का भी बता दिया है। अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं। और मेंस में जैसे हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से, और उसके बाद फिर हम ऐसे पाएंगे, फिर GS1 और GS2 की हम बात करेंगे। तो जैसे हिंदी अगर कोई तैयारी कर रहा है और हिंदी पढ़ना चाहता है, तो वो कौन सी बुक्स फॉलो करे और किस तरीके से पढ़े हिंदी? जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के लिए तो थोड़ा इजी हो जाता है हिंदी पढ़ना, लेकिन अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से पढ़े? हिंदी में आप जैसे ल्यूसेंट की हिंदी आती है तो वो अच्छी किताब है, काफ़ी ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है उसी से कवर हो जाता है। वो जी काफ़ी अच्छी किताब है, उसी से पढ़ के हो जाएगा। हाँ, बाकी हिंदी में ऐसा है, निबंध जो पेपर आ रहा है पहले साथ ही में होता था, अब निबंध जैसे अलग हो रहा है। जी जी। तो निबंध वाला जो पेपर है वो निबंध अपना मतलब आप जो करंट के टॉपिक्स हैं, निबंध भी ऐसा है कि आपको ऑप्शंस तो मिलते हैं, पर आप ऐसा नहीं है कि निबंध के लिए बहुत सारे टॉपिक तैयार कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप जी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में महिलाओं का योगदान या उत्तराखंड की महिलाओं का जो भी सोसाइटी में चेंजेस में योगदान है, उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं से रिलेटेड एक टॉपिक नॉर्मली पूछा ही जाता है। तो जी। उत्तराखंड में उस टॉपिक पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। या उत्तराखंड में आपदा वाला टॉपिक हर बार ही पूछा जाता है, जी। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और मेन जो तैयारी का निबंध तैयारी का जो तरीका है वो आपका है उत्तराखंड, सॉरी, जो अभी करंट अफेयर्स में जो चल रहे हैं वो टॉपिक्स। जैसे जी। जब हमारा लोअर पीसीएस का मेंस था तो उस टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफ़ी चर्चा थी। हम्म, तो मैं वही तैयार करके गया था बहुत अच्छे तरीके से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही मैंने निबंध लिखा था वहाँ पे। जी तो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं को तैयार करें, वो आपके जीएस में भी काम आ जाते हैं और निबंध में भी काम आ जाते हैं। तो जी। वो साथ में जब आप पढ़ते हैं तो फ्रेमिंग दिमाग में चलते रहनी चाहिए कि मैं इसको जब निबंध में आएगा तो मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ या कैसे यूज कर सकता हूँ इस चीज़ को। या जब मेरे को क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा इसमें, तो मैं इसको क्वेश्चन आंसर में कैसे यूज कर सकता हूँ, वो तैयारी के दौरान अपने मन में चलता रहना चाहिए।
कि मैं जी कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कभी मैंने निबंध भी लिखे भी नहीं, कभी मैंने इतना समय भी नहीं था कि प्रैक्टिस कर पाए निबंध लिखने की। पर वो तैयारी के दौरान अपने आप आपके मन में चलता रहना चाहिए कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। कैसे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो निबंध वाला सेक्शन ऐसे पूरा हो जाता है। बाकी जो हिंदी में जो जैसे लेटर राइटिंग है, या अलग अलग प्रकार के पत्र विज्ञप्ति वगैरह जो पूछे जाते हैं, जी जी तो इसके लिए आप यूट्यूब में भी काफ़ी चैनल्स हैं, उनसे ट्राई पढ़ सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था। एक कोई तरकश करके चैनल है, यूपी में पढ़ाते हैं, हिंदी सर पढ़ाते हैं कोई, उनके चैनल से मैंने पढ़ा था। जी तरकश हिंदी करके चैनल है। तो उसमें बहुत टाइप के लेटर उन्होंने अच्छे से बताए, और ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे के कैसा पैटर्न होना चाहिए, आप कैसे फॉलो करते हैं, वो सब कुछ बताया था। मैंने उसी से पढ़ा था हिंदी के लिए। जी जी। बाकी ज़्यादा मैंने किताबें कुछ पढ़ी नहीं। अच्छा, तो सर आपने हिंदी का इसमें बताया, भी अब हम, हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू इसमें करें एक वो सर। ट्रांसलेशन वाला सेक्शन में आता है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। जी तो वो अब वो नॉर्मली रहता है, बहुत सामान्य सा रहता है। उसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत होगी कि वो इसके अलग से प्रैक्टिस करे, क्योंकि हर कोई इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, जो भी कर लेता है ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो उसके बाद इतनी तो समझ हो ही जाती है कि वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर ही लेता है। तो जी मुझे लगता नहीं कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी। तो सर जैसे ये तो हुई हिंदी और एसए की बात, अब हम चलते हैं जीएस वन की तरफ। इसमें सर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, और सोसाइटी ऑफ इंडिया जो इन्होंने मतलब सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को हम किस तरीके से पढ़े, और कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए सर? हिस्ट्री के लिए तो मैंने यही स्पेक्ट्रम पढ़ी थी एक, और मतलब यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो भी आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जैसे माजिद हुसैन है, या जी पॉलिटिक्स में भी, या इकोनॉमिक्स में, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उन्हीं को फॉलो कर लीजिए। जी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत सारी किताबों को पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी लोअर का वैसे भी सिलेबस काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी और लोक सेवा आयोग जैसे सवाल पूछता है तो वो करंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे पिछली बार का जो मैंने पीछे दिया था उसमें भी, लोअर पीछे में भी, वो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेता है, जो पॉलिटिक्स में या हिस्ट्री में रिलेट करते हुए उन्हीं चीज़ों को पूछते हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को उन बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने तो जैसे मैंने बताया कि जीएस में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की भी नहीं है, क्योंकि इतना समय था नहीं। जी तो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स ही मैंने पढ़ी हैं, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, उसी से हो जी जाएगा। जी और आर्ट एंड कल्चर की मैकग्रॉ हिल की किताब आती है, उसका राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैकग्रॉ हिल की किताब आती है, उसी से हो जाएगा। जी। और सर इसके बाद पॉलिटी के लिए हम किस तरीके की बुक फॉलो करें? क्या लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, पॉलिटिक्स या के लिए इसके वही अलावा भी कोई? लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत के अलावा मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। जी लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है जितने पढ़ी है। बाकी आपका जैसे लोअर पीसेस में मतलब सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, आप ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत भी बहुत पूरी पढ़ने की जरूरत है। आप उसमें जैसे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, होते हैं, डीपीएसपी, तो ये रिलेटेड चीज़ें हैं। ये जीएस 3 में भी काम आती है, मेंस में भी काम आती है, इन्हीं को तैयार कर सकते हैं। जी और जैसे आपका संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर किसकी कैसे नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ें, संसद कैसे काम करती है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसी को भी तैयार करेंगे तो आपका मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। तो इसके बाद सर, जैसे आप साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं, आपने फिजिक्स पढ़ाई है, तो इसमें एक टॉपिक है जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसको कैसे पढ़ा जाए? क्योंकि बच्चे साइंस जैसे शब्द देखते हैं तो थोड़ा मतलब एक वो रहता है कि यार कैसे करेंगे इसको, और फिर ऊपर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है साथ में। तो इसको लेकर कैसे प्रिपरेशन करें वो? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा है, जो साइंस बैकग्राउंड का है उसके लिए मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 11वीं 12वीं तक की फिजिक्स लगभग पूछी जाती ही थी हमारे पीसीएस में। पिछली बार जैसे थोड़ा टफ आया था, ऐसा मानते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए टफ है, कि ट्रांजिस्टर पूछ लेगा, या जी जी पीएन जंक्शन पूछ लिया था, या इस टाइप की चीज़ें जो हर कोई नहीं कर पाता। पर आर्ट्स वालों के लिए इसमें थोड़ा सा ये कि वो साइंस टेक के जो अभी करंट में टॉपिक चलते हैं वो तो एटलीस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे लोअर में शायद मेरे को याद आ रहा है कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पूछा था, कि सीपीयू वगैरह। तो थोड़ा सा ये है कि जो जनरल चीज़ें हैं वो पता कर लें। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने का मुझे लगता नहीं कि वो फ़ायदा भी है, या बहुत ज़्यादा उनको समझ भी आप आएगी नहीं, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है आदमी जब बीए एमए कर लेता है, तो जी पीछे जाके 12th तक की साइंस पढ़ना उतना आसान भी नहीं है। तो जी। कम से कम एटलीस्ट ये कि आप जनरल, जैसे अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी चल रही है, या जो अभी हम्म। करंट में जो न्यूज़ में जो साइंस से रिलेटेड चीज़ चल रही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चलता है, तो जी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। जो अभी चल रही है टेक्नोलॉजी उनके बारे में पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका अटेम्प्ट कीजिए, या कंप्यूटर की जो चीज टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ लीजिए। और बहुत ज़्यादा डीप मुझे लगता नहीं कि उसको पढ़ना फिर अभी सही रहेगा। जी। और सर इसके बाद इन्वायरमेंट बसता है, तो इन्वायरमेंट किस तरीके से पढ़े? इन्वायरमेंट में भी वही है कि बहुत जो जनरल अभी इश्यूज चल रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए।
और जो अभी वही टेक्नोलॉजी जो अभी करंट में चल रहा है उन चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा डीप हाँ अभी मुझे लगता नहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने भी कुछ ऐसा तैयार तो किया नहीं था पर्टिकुलर कि एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए अलग से तैयारी करूँ। जो करंट जी। पर चल रहा होता है उसी को तैयारी साथ में कर सकते हैं। सर अब चलते हैं हम जीएस सेकंड पेपर की ओर। उसमें सर जो क्वेश्चन दिया है वो है एक इकोनॉमिक है और एक ज्योग्राफी है। क्या इन इन दोनों जो सब्जेक्ट है इनके लिए कौन सी हमें बुक्स फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा। इकोनॉमी तो मेरी भी बहुत वीक है। मैंने भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं इकोनॉमिक्स में, थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जी। मुद्रास्फीति या इस तरीके से जो कॉमन टर्म्स होते हैं मैंने बस इनको जी। तैयार किया था। ज़्यादा अच्छा। कुछ तैयार बुक्स तो पर्टिकुलर मैंने कोई पढ़ी भी नहीं है अभी तक। हम्म। जो जनरल टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स पे, मतलब आप अगर प्रोबेबल क्वेश्चंस भी सर्च करेंगे अगर नेट पे तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी आप तैयार करेंगे तो एक मतलब मेरा मानना है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें किसी भी जी। यूट्यूब चैनल से। हम्म। मैंने जैसे खान सर जो पढ़ाते हैं पटना में उनके कुछ जी। बेसिक कोर्सेज लिए थे मैंने, ऑनलाइन कोर्सेज लिए थे। जी। ज्योग्राफी का भी उनका मैंने कोर्स किया था और इकोनॉमिक्स का भी मैंने बेसिक कोर्स किया था, जिससे मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैसे होता है। ऐसे ज्योग्राफी में भी मैंने उन्हीं के लेक्चर सुने थे, पूरा एक लेक्चर की सीरीज थी उनकी। तो जी। फाउंडेशन कोर्स लिया था मैंने उनका, तो उसी फाउंडेशन कोर्स से मैंने ज्योग्राफी पूरी उसी से तैयार की थी। हालांकि मेरे पास माजिद हुसैन पढ़ी थी किताब, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया था क्योंकि इतना जी। समय नहीं था मेरे पास। तो जी। मैं वो भी नहीं पढ़ पाया। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने उन्हीं के लेक्चर सुने थे अधिकतर। और जी। इवन पॉलिटिक्स के लिए भी मैंने उन्हीं के लेक्चर, एक फाउंडेशन कोर्स उन्हीं का लिया था। तो उसी को पढ़ा अच्छा। था मैंने। जी। उसी से जितना हो सकता है, क्योंकि नोट्स भी नहीं बनाए मैंने, उन्हीं को सुनता था मैं रोज की लेक्चर, आज एक लेक्चर सुन लिया कल एक लेक्चर सुन लिया, ऐसे जी। लेक्चर सुन सुन के ही मैंने तैयारी किया। बाकी इतना मतलब बहुत हाई बहुत डीप ऐसा पूछता भी नहीं, बहुत फाउंडेशन आपका बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो उससे काम चल जाता तो सर ये तो जैसे हमने पेपर मेंस की हमने बात कर ली है, अभी आपने बुक्स लिस्ट भी सजेस्ट कर दिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी आपने सजेस्ट किए हैं। तो इन सब के बाद सर जैसे पढ़ लिया है और उसके बाद फिर नोट्स भी बना लिए हैं, अब आती है सर राइटिंग की बारी। तो राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, जैसे आंसर लिखना हम कब से स्टार्ट करें और किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा। है। देखिए आंसर राइटिंग ऐसा है, जब हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो लिखने की का कौशल होता है, लिखने की कला होती है, वो साथ साथ डेवलप होती रहती है। तो मैं तो अपना सच बताऊंगा कि मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया अपने लाइफ में। मैं जैसा पढ़ा और जैसा मुझे समझ में आता है मैं एग्जाम में जाके वैसा लिखा है। पर जी। अगर जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो अब जो वो पढ़ते हैं मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर सब पढ़ लिया उन्होंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और उनके आंसर्स देखें और उससे उनको अपना आइडिया आ जाए कि मैं कैसे आंसर देखता हूँ। और उन आंसर्स को किसी से आप चेक करा सकते हैं, जैसे किसी ने क्वालिफाई किया है या कोई तैयारी पुराने समय से काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा रहे हैं अपने टीचर से, या किसी से चेक जी। करा के आप अपना इवेल्यूशन करा सकते हैं कि मैं कैसे आंसर देखता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेचुरल किसी के अंदर एक गुण आ जाता है कि वो आंसर्स को कैसे लिखता है, क्योंकि ये कला है। तब ये जी। बचपन से जैसे हम करते रहते हैं तो हो जाता है। और जो जिनके पास भी समय है, पढ़ने का समय है काफ़ी और लिखने का भी समय है, तो वो यही तरीका अपना सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा उससे पढ़ें। दृष्टि आईएएस के भी चैनल पे आप अगर जाएंगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चंस को डालते हैं, क्वेश्चंस को लिखने के लिए, और आंसर्स उनके दिए भी रहते हैं। वो पहले क्वेश्चंस डालते हैं फिर उनके आंसर्स देते हैं कुछ दिनों बाद। तो जी। जी। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप आंसर देखें, फिर उन्होंने क्या आंसर दिए हैं उनके साथ अपने आंसर्स के मिलान कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा सकते हैं या उनके आंसर देख सकते हैं। और जिनके पास समय नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर लिखने की भी जरूरत है, वो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। आंसर्स जी। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि यूजी पीजी करने के बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है कि वो आंसर्स को, सारे आंसर्स तो लिख ही सकता है कि कैसे फ्रेम करना है, इतना समझ हो ही जाती है। जी। अब सर जैसे इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और आपका इंटरव्यू कैसा रहा था सर, उसका भी थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर करें। और इंटरव्यू के लिए ऐसा पर्टिकुलरली कुछ ऐसा अलग से तो पढ़ते नहीं है, बस जो जैसा आपने पूरा पढ़ा हुआ है सिलेबस जो कुछ पढ़ा जी। हुआ है वो आपका ज्ञान काम आएगा। बाकी जो आपका करंट में इशू चल रहे होंगे वो काम आते हैं। अ, मेरा इंटरव्यू नंदी राजू श्रीवास्तव मैडम के बोर्ड में था। और उनके बोर्ड में क्वेश्चंस भी वही पूछे गए थे नॉर्मली कि जो करंट पे इशू चल रहे थे उनके बारे में पूछा गया था। जी। और हर मतलब सब्जेक्ट से लगभग एक दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। जैसे पॉलिटिक्स में हमें से उन्होंने आपातकाल के संबंध में सवाल पूछा था कि कौन कौन से आपातकाल के प्रावधान है संविधान में, कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है। और तीनों प्रकार के जो आपातकाल हैं हमारे, उनमें तीनों में क्या अंतर है, कब कौन सा आपातकाल लगा नहीं लगा इंडिया में, कब लगा। इससे रिलेटेड सवाल पूछे थे जैसे पॉलिटिक्स में जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मैं। जी। हिस्ट्री में उन्होंने सवाल पूछा था कि जैसे अभी उस टाइम पे जब पिछले साल की बात है कि पिछले साल की नहीं इसी साल की बात है, जनवरी की में इंटरव्यू हुआ था हम लोगों का।
तो जी जी। उस टाइम पे ये जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दोबारा लिखने की बात चल रही थी कि पूरा इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। हम्म। तो मेरे से पूछा था कि ये दोबारा इतिहास लिखने की क्या जरूरत है, क्यों इतिहास को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस पर सवाल पूछा था। और इसी में जब चर्चा चल रही थी कि क्यों लिखने की जरूरत है, हमेशा काफ़ी चर्चा चली थी, तो इसी में फिर पूछा था कि राजा दाहिर के बारे में बताइए, आप उसका नाम आपने सुना है, क्या हुआ था। तो जी बचपन में कहानियाँ राजा दाहिर की जैसे पढ़ी थी, तो उसके बारे में फिर काफ़ी इसमें बात हुई थी। ऐसे ज्योग्राफी में पूछा था उन्होंने उत्तराखंड की नदियों के बारे में, तो प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूछी थी, इंडिया की ज्योग्राफी तो शायद नहीं पूछी थी मुझे इस बार। जी उत्तराखंड में जी ही कौन कौन से प्रयाग हैं, कौन कौन से पंच केदार क्या हैं। पंच केदार के अलावा भी जैसे पूछ लिया था कि यहाँ पे भारत के बाहर कौन सा भगवान शिव का मंदिर पड़ोसी देश में है, जैसे पशुपतिनाथ वगैरह के बारे में पूछ लिया था। और हॉबीज में से सवाल पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, जैसे मैंने क्रिकेट कहा था तो उन्होंने क्रिकेट में फिर सब 6 छक्के मारने वाले कौन कौन से बल्लेबाज जी हैं ये पूछ लिया था। जी फिर जैसा मैं टीचिंग से था तो टीचिंग की मैं पूछ लिया था कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उसका क्या एम है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। ये सब इसमें पूछ लिया था। और फिर साइंस के बारे में, जैसा मैं स्टूडेंट रहा हूँ तो उन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है, क्यों मिला है, इस पर सवाल पूछ लिया था। तो ओवरऑल मतलब ये पूरा जो इंटरव्यू रहता है, करंट इश्यूज काफ़ी पूछे गए थे, और उससे जो आपका पढ़ा हुआ भी जो हिस्ट्री जोग्राफी जो आप पढ़ते जी हैं नॉर्मली, तो उसी में जो बेसिक सवाल होते हैं वही पूछ लेते हैं। और जी जन सेवक क्या होता है, लोक सेवक क्या होता है, सवाल पूछ लेते हैं मेरे से कि आप जन सेवक लोक सेवक क्या बनेंगे। या कुछ जी। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो प्रशासन में जाना चाह रहे हैं तो प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं। हाँ, जी। ओवरऑल यही रहता है। मतलब इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ ऐसा स्पेशल पढ़ के जाएं, नॉर्मली जो आप करंट में चल रहा है वही पढ़ के जाएं, और बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है वही काम आता है। बाकी लक है कि आपके हिस्से में क्या सवाल आ जाए, आप पहले से डिफाइन कर नहीं सकते कि जी मैं यही पढ़ के जाऊंगा यही आ जाएगा। आपका लक है, जी। आपका दिन है, जैसे सवाल आपके हिस्से में आ जाए उनको कोप अप करना है कि हम्म, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे आप जी उसका सामना करते हैं, कैसे जी। अब नहीं आता कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं आपको नहीं कोई आइडिया नहीं होता, आत्मनिर्भर भारत के बारे में ऐसे सवाल आता है। मतलब हम्म, कुछ ऐसे सवाल बीच में अचानक से आते हैं, अब न्यूज में आपने ये सुना है, जी चल रहा है, करंट अफेयर्स में ऐसे होते हैं कि आप हर करंट अफेयर को ऐसा फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। शायद मेरे से एक सवाल जी। पूछा था कि उत्तराखंड में एक जगह पे कहीं पे सबसे लंबी टनल बनती है, कहाँ पर बनती है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ जाते हैं। हम्म, बाकी नॉर्मल रहता है इंटरव्यू ऐसा। मेंबर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि आपको नहीं आता है, वो भी सपोर्ट करते हैं कि आपको उस आंसर की तरफ लेकर जाएं। तो जी। ऐसा कोई इंटरव्यू मेरे को लगता है कि अलग से तैयारी की जरूरत है। हाँ, कहीं पर आप अगर मॉक दे सकते हैं तो मॉक इंटरव्यू के लिए दे दें, कहीं पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू चलते हैं तो आप मॉक इंटरव्यू दे सकते सर, जैसे एक आपने इंटरव्यू के बारे में भी बता दिया है, और बच्चों की बहुत बड़ी एक क्वेरी रहती है कि हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना समय देना चाहिए और कितने घंटे हमें बैठकर पढ़ना चाहिए, इस बारे में बताएं। जैसे आप तो टीचर भी रहे हैं और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप रहे हैं, तो इतना बड़ा मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है, साथ में आप एस्पिरेंट भी रहे हैं, तो किस तरीके से जो टाइम मैनेजमेंट है और कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा बताएं बच्चों को। हैं। घंटे तो ऐसा कोई फिक्स रहता नहीं है, मेरा भी कभी रहा नहीं है, क्योंकि मैं जॉब भी करता था तो साथ में ऐसा कोई फिक्स लेके नहीं चलता था कि इतने घंटे पढ़ने हैं। पर जी ये रहता था कि आपको सिलेबस जैसे रहता है किसी भी एग्जाम का, तो आपको इतना सिलेबस कवर कर सकता हूँ मैं, कितने समय में कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपने टारगेट बना सकते हैं कि मैं इस हफ्ते इतना पढ़ लूंगा या इस महीने इतना पढ़ लूंगा। छोटे टारगेट बना के चलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हफ्ते का टारगेट बना लेंगे इस हफ्ते में इतना पढ़ लूंगा या जी अगले हफ्ते में इतना पढ़ लूंगा, तो उस हिसाब से अपने डिवाइड कर लें और अपने समय को मैनेज कर लें। मैं जैसे सुबह 5 बजे हमेशा ही उठता हूँ कि 5 बजे से पढ़ना है, तो फिर 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठ के आप जितना समय निकाल सकते हैं 2-3 घंटे, और जॉब के बाद शाम में जितना समय निकाल सकते हैं शाम में पढ़ लें, दिन जी में अगर समय मिल पाता है तो दिन में भी निकाल के पढ़ लें। तो जी ऐसा है कि 5-6 घंटे भी अगर आप निकाल पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनफ है। जो जॉब के साथ भी हैं तो 5-6 घंटे इनफ है। जो जॉब के बिना भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 5-6 घंटे इनफ है। और जो प्रिपरेशन के स्टेज में बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी पढ़ सकते हैं, वो दिन भर भी पढ़ें तो क्या है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो जॉब जी के जी। साथ हैं तो फिर उनको 5-6 घंटे दिन में निकाल सकते हैं, इनफ है। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो मिल रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जवाब भी हम सर से लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे अगले टॉपर आएंगे उनसे आपके सवाल ले सकें। और आप चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। कुछ छात्रों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो उनके डाउट हैं, वो हम सर से उनके जो जवाब हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मीरा राउत का, कि रिवीजन कैसे करें। अब उन्होंने पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन रिवाइज वो कैसे करें
इसके ऊपर बताएं सर। रिवाइज तो जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, पर इसमें यह है कि आपका जब रिवाइज करते हैं तो ये जो आपने पढ़ा हुआ है कैसे उसके नोट बनाए हैं, कैसे उसको लिखा है, उसी को आप अपने तरीके से जैसे रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में मेन ये रहता है कि आप जैसे आज कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको एक साल बाद रिवाइज करते हैं। जी अभी पढ़ रहे हैं तो उसको आपका जैसा शेड्यूल है, एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद कम से कम इतने समय में आप उसको जरूर रिवाइज कर लें। ताकि सिलेबस में जितना है उतना तो पढ़ना ही है। अब अगर आप जॉब के साथ नहीं है तो आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। आप जॉब में हैं तो रिवीजन का मुझे लगता नहीं कि इतना समय हो पाता है आपको जी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करने की। जी। अगला सवाल हमारे पास है उद्धव सेमवाल का, जिन्होंने पूछा है कि सेल्फ स्टडी से कैसे करेक्ट करें। तो इसका जवाब तो सर ने आपको बता दिया है। उसके बाद सर बुक्स के लिए भी है, वो भी आपने बता दिया है। एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर था, और इसका जवाब भी सर ऑलरेडी दे चुके हैं कि जब भी आपको समय मिले, सुबह मिले या शाम मिले, तो आप तब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम्म। सर एक राजेश राजेश हैं, उनका सवाल है रुद्रप्रयाग से। तो उनका सवाल है कि उनके पास नॉलेज बहुत है, वो पढ़ते भी हैं, जैसे टॉपर्स जो बातें वो बताते हैं वो फॉलो करते हैं। उन्होंने अभी तक की जो भी स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो की जाती हैं वो पढ़ी है, लेकिन फिर इसके पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कहाँ उनकी कमी रह रही है और क्या उन्हें करना चाहिए, इसके ऊपर आप थोड़ा उन्हें गाइड कर दो। कमी तो क्या कहें, होता है किसी का थोड़ा सा लक नहीं रहता है, कुछ दिन ऐसा नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बेस्ट हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। मेरे से बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो वो लक रहता है किसी दिन कि हमारा नहीं रह पाता है, या कुछ एग्जाम में नर्वसनेस हो जाती है कभी भी क्वेश्चन को देख के, या कभी कुछ चीज़ से भी ऐसा नर्वसनेस हो जाती है। बेसिक्स पर रहें, जो सिलेबस है वही पढ़ना है। और मेन में है कि लिखने का थोड़ा सा मेरे को जैसे ये वाले एग्जाम्स में है कि हम्म, राइटिंग स्किल जिसकी इम्पोर्टेंट है, तो जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो उसका सिलेक्शन थोड़ा मेरे को लगता है कि आसानी से हो सकता है। राइटिंग स्किल और राइटिंग जो मतलब जिसकी अच्छी लेखन, अच्छा जो राइटिंग होती है जिसकी, तो जी जी। उसको जरूर उसका फायदा मिलता है। तो उस पर फोकस कर सकते हैं कि राइटिंग अच्छी बनाएं, साफ लिखें, एग्जामिनर के पढ़ने में आए। और मेन चीज़ ये है कि पढ़ा सभी ने वही होता है, चीज़ को लिखने का तरीका अलग होता है। हर किसी जी के सर। चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। जी। कम शब्दों में अपनी बात को रखना, या कहीं पर ऐसा सवाल आता है कि आपको पढ़ा थोड़ा होता है लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा होता है, पूरा पेज लिखना होता है, तो आप उसको कैसे जी मैनेज करेंगे। या कहीं पर जी। ऐसा होता है आपको बहुत ज़्यादा आता है लेकिन लिखना बहुत थोड़ा सा होता है, आपके पास 2 नंबर का सवाल आया है लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ आता है, तो आप हम्म। उसको कैसे समराइज करेंगे। बस यही चीज़ों पर ध्यान देना है थोड़ा सा। अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। और सर जाते जाते एक मैसेज जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए, कि क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे। मैसेज यही है कि तैयारी करते रहें, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए तैयारी करते समय। अब ये नहीं कि आप एक दिन में तो आपने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ दिए और एक हफ्ते तक भी किताबें निकल रही है। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आपका शेड्यूल है ज़रूर पढ़ें, हर दिन पढ़ें। और सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको दोस्तों की शादी में भी जाना है, पार्टी भी करनी है, सब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। और सेक्रीफाइस मांगता है, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नीड सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो उनका जरूर एक ना एक दिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा। तो ये थे हमारे साथ दीपक सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप सभी के जो सवाल थे उनका जवाब देने की कोशिश की। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो हमारे अगले टॉपर आएंगे उनसे आपके सवाल ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, हमें अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो छात्र हैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू, थैंक